नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, प्रकृति में गहराई से देखिए तब आप हर चीज को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, क्योंकि सभी चीजें कृत्रिम हैं और प्रकृति ईश्वर की कला है। दोस्तों, आपको हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन की पुस्तक की, जिसमें अपन चैप्टर ले रहे हैं पाठ 6 केंद्र सरकार। अपन ने लोकतंत्र के बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी पिछली कक्षा में, लोकतंत्र को अपन ने कंप्लीट किया था। आज बात करेंगे केंद्र सरकार की। दोस्तों, एग्जाम में यह पाठ 7 नंबर का आता है। 7 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, वो भी निबंधात्मक क्वेश्चन। तो अपन इस पाठ की स्टडी इसी के अंक भाग के अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे, बल्कि ज्यादा जो जोर है, परीक्षा अभी एसएसटी की हुई नहीं है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपन ज्यादा फोकस उन्हीं चीजों पे करेंगे जो 7 नंबर के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन अपने बन सकते हैं, जो भी बड़े क्वेश्चन अपने यहाँ बन सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार, केंद्र को भूल जाते हैं, एक बार बात करते हैं अपन लोग सरकार। सरकार क्या होती है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसकी परिभाषाएं होती है। तो सरकार क्या होता है दोस्तों? राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। कैसा होता है राज्य? भावनात्मक होता है, क्योंकि लोगों की भावनाओं से वह जुड़ा होता है, जो दिखता नहीं है जो दिखता नहीं है, अमूर्त और अदृश्य रूप में वह होता है, जो बोलता नहीं है, अदृश्य होता है। तो क्या परिभाषा होगी सरकार की कि राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। इस अमूर्त और अदृश्य संस्था को जो मूर्त रूप प्रदान करते हैं वह है सरकार। जो इसको मूर्त रूप देता है वह है सरकार। दोस्तों, सरकार राज्य के शासन संचालन के लिए विभिन्न कानून बनाती है, विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है। वह विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अगर सरकार नहीं हो तो राज्य की कल्पना करके देखो कि आज अगर वर्तमान में अगर अपन देखें अपने राज्य में, अगर सरकार नहीं हो, सरकार की कोई भूमिका नहीं हो, तो अपना राज्य कैसा होगा? कल्पना कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे विकास होगा, कैसे योजनाएं आएगी, अमीर गरीब हर वर्ग की ध्यान कौन रखेगा? सरकार। तो सरकार जरूरी है। दोस्तों, यह राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो मूर्त, अमूर्त और अदृश्य होती है, जिसको मूर्त रूप देने का काम कौन करती है? सरकारें करती है। अब देखो दोस्तों, सरकार के विभिन्न अंग कि सरकार के कौन कौन से अंग हैं। सरकार के कौन कौन से अंग हैं? तो दोस्तों, सरकार के मुख्यतः 3 अंग माने जाते हैं। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 सरकार के मुख्य अंगों के अंतर्गत आते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्याय। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कह सकते हैं, विधायिका। दोस्तों, सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। दोस्तों, जो व्यवस्थापिका है उसे अपन विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। दोस्तों, जो व्यवस्थापिका का काम क्या है? राज्य के लिए नियम बनाना, कानून बनाना तथा योजनाएं बनाना। ये काम करती है नियम, कानून तथा योजनाओं को बनाने का। नियम, कानून और योजनाएं। नियम और कानून और योजनाएं का कार्य कौन करती है? व्यवस्थापिका या विधायिका इसका बनाने का कार्य करती है। कार्यपालिका कार्य करती है जो भी नियम, कानून तथा योजनाएं व्यवस्थापिका ने बनाई उनका क्रियान्वयन करने का कार्य करती है कार्यपालिका। और न्यायपालिका,
नाम से स्पष्ट होता है न्याय, यानी अपन को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका, जो संविधान कानून का पालन करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों आगे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ जाए कि हमारी संघीय या केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जो केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है अपनी राष्ट्र की जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे जाना जाता है संसद के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। फिर बात करते हैं संसद। संसद के कितने अंग होते हैं या कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों बात करें अगर संसद की, तो संसद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? अंग कितने होते हैं? अंग 3 होते हैं। संसद के अंग तो होते हैं 3 और संसद के सदन होते हैं 2। सदन होते हैं 2 तथा अंग होते हैं 3। कौन कौन से सदन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन। और अंग होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद के अंग के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, भारत में व्यवस्थापिका कौन कौन सी है, मतलब व्यवस्थापिका कितने प्रकार की व्यवस्थापिकाएं देखने को मिलती है? तो दोस्तों भारत में जो व्यवस्थापिका है उसके 2 स्तर भारत में देखने को मिलते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है संसद और राज्य व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है विधानमंडल। यानी राज्य व्यवस्थापिका ये किसका काम करती है? राज्य में व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है राज्य विधानमंडल, तथा केंद्र में व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है संसद। क्लियर? अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में कि लोकसभा क्या है, कैसे ये कार्य करती है, कौन कौन सी शक्तियां इनको प्रदान की गई। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा, दोस्तों लोकसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में बताया है? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में बात की गई। हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई। तो दोस्तों लोकसभा का गठन तथा संरचना क्या है? यानी लोकसभा किसके अंग है? किसका अंग माना जाता है? संसद का अंग माना जाता है। संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन के रूप में है 2 सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा। अब लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा संसद का प्रथम सदन। कौन सा सदन माना जाता है? प्रथम सदन माना जाता है, जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अस्थायी व लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे अस्थायी या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे अस्थायी तथा लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा का जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वह है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप में। तो दोस्तों लोकसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। यह अस्थायी सदन है तथा इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं लोकसभा के गठन की। लोकसभा के गठन की अगर अपन बात करें, लोकसभा के गठन की बात करते हैं, तो गठन में अपन देखते हैं सबसे पहला पॉइंट सदस्य संख्या, यानी लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों पहली बार जब लोकसभा का गठन किया गया तो सदस्यों की संख्या थी, फर्स्ट टाइम पे कितनी थी? 500। यानी प्रारंभिक जो सबसे पहले जो गठन किया गया था इसका लोकसभा का
उसके अंदर सदस्यों की संख्या थी 500, जिसे 1987 में इस संख्या को 1987 में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 1987 में बढ़ा दिया गया। कब बढ़ाया गया? 1987 में। कितनी कर दी गई? 552 कर दी गई। 1987 में बढ़ा दिया और संख्या हो गई 552। तो वर्तमान में कितने मारेंगे? तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 वर्तमान। वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह है 552। दोस्तों 552 है, जिसमें से 530 तो राज्यों से। 552 का कैसा है विवरण? 552 में क्या है? 530 विभिन्न राज्यों से, भारत के विभिन्न राज्यों से 530 सदस्यों को लिया जाता है। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से बच गए कितने? 2। कितने बच गए? 2। वो लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय होते हैं, उनको 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में, जिसे प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं, यह अस्थायी और लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अगर गठन की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं सदस्य संख्या। शुरुआत में यानी सबसे पहले जब इसका गठन किया तो सदस्य की संख्या थी 500। 1987 में यह संख्या बढ़ाकर कर दी गई 552, जो वर्तमान में संख्या कितनी होगी? 552। यह 552 में से 530 तो राज्यों से लिए जाते हैं, विभिन्न राज्यों से। 20 लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 लिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जो आंग्ल भारतीय होते हैं। अब बात करते हैं सदस्य संख्या। पहला तो था सदस्य संख्या। अब बात करते हैं चुनाव या निर्वाचन। दूसरा है चुनाव या निर्वाचन। चुनाव या निर्वाचन। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्योंकि अपन ने शुरू में देखा था जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका निर्वाचन किया जाता है। दोस्तों फिर बात करते हैं सदस्यों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताओं की बात करें। योग्यताएं दोस्तों, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए? वो है सबसे पहली भारत का नागरिक हो। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। कम से कम 25 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका हो या 25 वर्ष की आयु का हो। अगली, किसी भी लाभ के पद पर वह न हो, यानी कोई भी सरकारी लाभ के पद पर वह कार्यरत न हो। पागल दिवालिया घोषित ना हो। ये योग्यताएं किसी भी सदस्य को अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो इन योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग कर सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अस्थायी सदन भी कहते हैं। अब बात करते हैं अगली, अधिवेशन या बैठक।
लोकसभा के अधिवेशन के बारे में बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अधिवेशन या बैठकें बुलाई जाती है। वह इसे समाप्त भी कर सकता है, वह इसे समाप्त भी कर सकता है, जब उसका मन हो तब वह समाप्त कर सकता है। लोकसभा की दो बैठकों के मध्य 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नॉर्मल 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं पाया जाना चाहिए दो बैठकों के मध्य। अब बात करते हैं पदाधिकारियों की। पदाधिकारी में होता है अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। दो के बात हम करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा का सदस्य मिलकर यानी लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने में से ही किसी एक को चुनते हैं और उसे लोकसभा का क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जो लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है, कौन? अध्यक्ष। किसका संचालन करता है? लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है। और कोई भी विधेयक या प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में रखे जा सकते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, किसके लिए? अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। और अध्यक्ष ही क्या करता है? उसकी बैठकों का संचालन करता है, लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है। और कोई भी विधेयक या प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में रखा नहीं जा सकता, उसकी अनुमति से ही सदन में रख सकते हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा के सदस्य मिलकर अपने में से ही एक उपाध्यक्ष भी चुनते हैं। जिस प्रकार अध्यक्ष को चुनते हैं वैसे ही उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का संचालन करता है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो किसी कारणवश, तो उपाध्यक्ष उस सदन का क्या करता है? संचालन करता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, यानी कौन कौन से काम लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों का संचालन करता है। पहली बात, सदन के बैठकों का संचालन करता है, वह अनुशासन बनाए रखता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है। दूसरा, सदन के कार्यक्रम निश्चित करता है, वह सदन के नेता से विचार विमर्श कर वाद विवाद का समय निश्चित करता है। अगला अगर इसका कार्य देखें तो सदन की समितियों में सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। यानी लोकसभा के जो सदन है, जो समितियां हैं, उसके अंदर जो सभापति की नियुक्ति है वह अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये समितियां लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश में कार्य करती है, उसके निर्देशन में यह कार्य करती है। अगला अगर कार्य देखें तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं संसद व राष्ट्रपति के बीच सभी जो पत्र व्यवहार होते हैं वह अध्यक्ष के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति और संसद के बीच जो भी पत्र व्यवहार होता है वह किसकी मदद से की जाती है? अध्यक्ष की मदद से किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में मिलता है। दोस्तों, राज्यसभा संसद का द्वितीय व उच्च सदन है। प्रथम सदन था लोकसभा और द्वितीय सदन है राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन है। तो द्वितीय सदन कैसा सदन है? द्वितीय सदन और उच्च सदन। राज्यसभा द्वितीय सदन तथा उच्च सदन है। लोकसभा की तुलना में यह कम शक्तिशाली होता है। लोकसभा की तुलना में यह कम शक्तिशाली होता है। अब इसके गठन की बात करते हैं। गठन में सबसे पहला सदस्य संख्या। लोकसभा में सदस्यों की संख्या थी 500। कितनी थी? 500। लेकिन फिर उसको बढ़ाकर कर दी गई 550।
552। अब बात करते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, लेकिन वर्तमान में सदस्य हैं 245। वर्तमान में सदस्य हैं 245, जिनमें 233 राज्यों की विधानसभाओं से, 233 विधानसभाओं से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250, लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245, जिनमें से 233 विधानसभाओं से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल व समाज सेवा आदि क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों चुनाव या निर्वाचन। चुनाव या निर्वाचन। चुनाव या निर्वाचन दोस्तों, राज्यसभा के जो चुनाव है, जो निर्वाचन है, वह है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इस सदन के 33% सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपने पद से हट जाते हैं। दोस्तों इनका चुनाव या निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किया जाता है तथा 33% जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अपने पद से अपने पद से हट जाते हैं या इस्तीफा दे देते हैं। आगे है कार्यकाल। अगला है कार्यकाल। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष माना जाता है। कितना माना जाता है? 6। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के लिए योग्यता वही है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए है। फर्क है तो सिर्फ आयु का फर्क है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और उसकी आयु है वह कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ये इसके योग्यताएं हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पदाधिकारियों की। किसकी? पदाधिकारियों की। अगला है 5वां पदाधिकारी। पदाधिकारी राज्यसभा में एक सभापति तथा उपराष्ट्रपति होता है। सभापति या उपराष्ट्रपति होता है जो सदन का संचालन करता है। सदन का संचालन का काम कौन करता है? सभापति या उपराष्ट्रपति। और सभी सदस्य मिलकर एक उपसभापति को चुनते हैं। सभापति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। बात करते हैं संसद के कार्य एवं शक्तियों की। कार्य एवं शक्ति। दोस्तों संसद का जो पहला कार्य है वह है कानून बनाना। कानून बनाना। संसद देश के शासन चलाने की लिए यानी अब बात करते हैं संसद के कार्य और शक्तियों की। दोस्तों सबसे पहला कार्य और शक्ति है कानून बनाना। देखो दोस्तों, संसद देश के शासन को चलाने के लिए, जनता को अनुशासित बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाती है, कानून निर्मित करती है। देश में संसद के द्वारा बनाए गए जो भी कानून है वो ही लागू हो सकते हैं। यानी संसद के अलावा
कहीं पर भी बने हुए कानून अलाउ नहीं होते हैं। देश में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको मिलता है। तो संसद में कानून बनाने का जो अधिकार है वह किसे है? संसद को। संसद जो भी कानून बनाती है वही कानून लागू देश में होते हैं, इनका उल्लेख संविधान में मिलता है। दूसरा जो कार्य है संसद का वह है संविधान संशोधन कार्य, यानी संविधान के संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन कार्य, संविधान संशोधन कार्य, संविधान संशोधन कार्य। दोस्तों भारत में संविधान से संशोधन का जो अधिकार होता है, संविधान में संशोधन का जो भी अधिकार होता है केवल और केवल किसको है? संसद को है। संसद क्या करती है? अपने दोनों सदनों में, संसद अपने दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी भी नियम या कानून में संशोधन कर सकती है। अधिकार सिर्फ है संसद को। अगला जो कार्य है वह है वित्त संबंधी शक्तियां। अगला जो कार्य है वह है वित्त संबंधी शक्ति। दोस्तों संसद है, संसद राष्ट्रीय जो वित्त है उस पर पूर्ण रूप से उसका क्या होता है? नियंत्रण होता है। सरकार कोई भी धन को बिना संसद की अनुमति के खर्च नहीं कर सकती है। जो भी धन खर्च होता है उसका पूरा ब्यौरा कौन देती है? संसद देती है कि कहां धन खर्च करना है, कितना करना है, सारा ब्यौरा है वो संसद के पास रहता है। प्रतिवर्ष दोस्तों, प्रतिवर्ष सरकार द्वारा संसद में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे बजट कहते हैं। विभिन्न जो सरकारें होती है वो अपने प्रतिवर्ष जो संसद के अंदर आय व्यय का जो ब्यौरा देती है, जो लेखा जोखा देती है, वह बजट कहलाता है। आगे बात करते हैं अगले जो कार्य की, वो है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्ति। दोस्तों संसद कानून बनाने के साथ साथ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है, जिसमें वह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लिया जाता है? भाग लिया जाता है। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। दोस्तों संसद कार्यपालिका पर भी क्या करती है? नियंत्रण करती है, जिससे सरकार अपनी शक्तियों व धन का दुरुपयोग नहीं कर सके। यानी संसद अगर कार्यपालिका का ध्यान नहीं रखेगी तो विभिन्न जो सरकारें हैं वह अपव्यय करेगी या सही दिशा में जो राज्य का विकास होना चाहिए उस दिशा में नहीं होगी। तो संसद क्या करती है कि कार्यपालिका पर भी अपना नियंत्रण रखती है, जिससे सरकार अपनी शक्तियों व धन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसके कुछ साधन हैं, यानी कई तरीके हैं, उनके कई साधन हैं, जिसकी वजह से वह यह तय करती है कि कोई सरकार कार्यपालिका के कितने नियंत्रण में, उसका अंदाजा लगाती है। वह प्रश्न पूछकर विभिन्न प्रकार के सदन में क्या किए जाते हैं? प्रश्न किए जाते हैं। काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। इन सभी का जो कार्य है वह यही है कि कार्यपालिका पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण रखा जाए, ताकि देश की जो संसद है वह सही दिशा में लोगों के लिए कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोस्तों अगला जो कार्य है वह है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसकी वैधता या उसकी वैलिडिटी होती है 1 महीना। जो राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल घोषित किया जाता है उसका जो वैधता है, उसकी जो वैधता 1 महीना होती है। यदि सरकार इसकी वैधता को बढ़ाना चाहती हो, अगर सरकार चाहे कि इसकी जो वैलिडिटी है, वैधता है, उसको बढ़ाया जाए, तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है।
यानी आपातकाल की घोषणा है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसकी वैधता होती है 1 महीना। लेकिन अगर राज्य सरकारें चाहें कि इसकी वैधता को और बढ़ाया जाए तो दोनों सदनों में बहुमत लाया जाता है, 2/3 बहुमत लाया जाता है और उसके आधार पर इसकी वैधता को बढ़ा दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लोकसभा की विभिन्न शक्तियों एवं अधिकारों की। अब बात करते हैं लोकसभा की शक्ति एवं अधिकारों की। तो पहली जो शक्ति है वह है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति दोस्तों शक्ति या कार्य बोल सकते हैं। दोस्तों लोकसभा की जो विधायी शक्ति है क्या है उसमें है कि लोकसभा संविधान के अनुसार संघीय व समवर्ती सूची के विषयों पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। किस पर? समवर्ती और संघ सूची। लोकसभा समवर्ती तथा संघ सूची के विषयों पर क्या बनाती है, कानून बनाती है। और धन या वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी रखा जा सकता है। यानी विधायी शक्तियां या कार्य में अपन पढ़ेंगे कि जो लोकसभा है उसके द्वारा समवर्ती तथा संघ सूची के जो विषय हैं उन पे कानून बनाया जा सकता है या वह बना सकती है। लेकिन धन विधेयक या वित्त विधेयक को छोड़कर लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी कोई भी विधेयक लाया जा सकता है। अगर धन विधेयक की बात करें तो केवल और केवल वह लोकसभा की अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा में ही रखा जाता है। अब बात करते हैं वित्तीय कार्य। दोस्तों धन या वित्त विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में रखे जाते हैं, यानी लोकसभा में उसको ले जाया जाता है। वित्त विधेयक 6 महीने व धन विधेयक को 14 दिन तक राज्यसभा विचार के लिए अपने पास रख सकती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, धन विधेयक या वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में रखे जाते हैं। वित्त विधेयक को 6 महीने व धन विधेयक को 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास विचार के लिए रख सकती है। अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण दोस्तों संसदीय जो शासन व्यवस्था है वह सरकार लोकसभा दोनों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था है वह लोकसभा और सरकार दोनों के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तब तक कार्य कर सकती है जब तक लोकसभा उस पर विश्वास रखे। यानी लोकसभा का जब तक विश्वास बना रहता है तब तक कोई भी मंत्रिपरिषद अपना कार्य कर सकती है। अगली बात करते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कार्य या सत्ता। संविधान से संशोधन के संबंधी कौन कौन से कार्य या शक्तियां लोकसभा में दी गई है। दोस्तों संविधान संशोधन प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं पर भी रखा जा सकता है। यदि लोकसभा में रखा गया है और पारित हो जाता है तो मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। यानी कोई भी प्रस्ताव है संविधान संशोधन के संबंधी वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहीं पे भी रखा जा सकता है। अगर लोकसभा में उसको पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद राज्यसभा में उसको विचार के लिए भेज दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो कार्य है वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी जो कार्य है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वह मिलकर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये है निर्वाचन संबंधी कार्य। और अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के विशेष अधिकारों व शक्तियों। दोस्तों किसी भी नई राज्यसभा का जो कार्य विशेष अधिकार व शक्तियां हैं उसके अंतर्गत जो पहला है वह है
किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन राज्यसभा कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का गठन यानी राज्यसभा है वह किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को ही है। जैसे आईएएस यानी सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सब के जो गठन है, इन जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन है वह राज्यसभा का ही क्या है, मूलभूत अधिकार है। केवल और केवल राज्यसभा को ही मिला हुआ है। आगे बात करते हैं दूसरे कार्य की। दोस्तों, राज्य सूची किसी भी विषय राज्य सूची के किसी भी विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर विशेष महत्व का घोषित कर सकती है। यानी राज्य सूची के किसी भी विषय को अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो उसे विशेष महत्व का घोषित किया जा सकता है। आगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है, उसका प्रस्ताव है हमेशा सबसे पहले राज्यसभा में ही रखा जाता है, राज्यसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो भी प्रस्ताव होता है सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक आपकी इस वीडियो की पहुंच हो सके। जय हिंद, जय भारत।